और ये शानदार सी पेंटिंग आप देख सकते हो वॉल पे की गई है मुकुल के द्वारा। तो मुकुल मेरे सामने ही है। मुकुल, स्वागत है आपका हेलो गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे भी और सोमेश्वर घाटी में भी। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं पहली बार जा रहा हूँ नाग के गांव में। सोमेश्वर घाटी में ही नाग गांव पड़ता है। तो लजुड़ा से वहाँ पे जा रहा हूँ और जाने का कारण भी बहुत अनोखा है। कल हुआ ये कि जब मैं रोड में टहल रहा था तो मुझे मिल गए मुकुल बडोनी भाई, जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड है और काफ़ी बातचीत होती है, कई बार बातचीत होती है। तो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, आर्ट वर्क करते हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं और कई सारे गवर्नमेंट के जो है प्रोजेक्ट भी लेते हैं आर्ट से रिलेटेड। तो उन्हीं से मिलने वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आए थे नाग में, कह रहे थे कि छोटा सा कोई काम मिला है तो उसको करने आए हैं। तो वहाँ जाता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं, इसी बहाने नाग के गाँव के भी दर्शन हो जाएंगे और उनसे भी मिल लेंगे। और वैसे भी मुझे दोस्तों इस तरह के लोगों से बातचीत करना काफ़ी पसंद होता है, जो आर्ट के फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, मतलब जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। तो फिलहाल अपने गांव से अभी मैं जा रहा हूँ नाग के तरफ ही। थोड़ी देर बाद सीधे वहाँ पहुँचता हूँ और उनसे बातचीत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आएगी। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाँव वाला को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नाग गांव में। सोमेश्वर घाटी में ही ये गांव है नाग। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है गांव और खूबसूरत है। खेती बाड़ी भी यहाँ पे हो ही रही है। वैसे भी सोमेश्वर घाटी के अधिकांश गांव में खेती बाड़ी जो है ठीक ठाक हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बंदरों से बचने के लिए, बंदरों से बचाने के लिए इस तरह की बाड़ की व्यवस्था की गई है, बंदरों से भी और सुअर से भी। तो इसके अंदर जो है किसी ने प्याज की क्यारी लगाई है, प्याज इसके अंदर बोई गई है। और ऊपर वाले खेत में लहसुन लगा है। ये देखिए लहसुन जम के ठीक ठाक बड़ा हो गया है, 1 आध इंच ऊपर आ गया है। ये देखिए। तो फिलहाल उनको ऊपर जाना है धारे पे, वहीं पे आर्ट वर्क चल रहा है मुकुल भाई का। तो वहाँ देख के उनसे बात करेंगे कैसा काम चल रहा है उनका। ये देखिए इन्होंने भी उसी तरह का जाल जैसा बना रखा है, एक तरह से व्यवस्था की है बंदरों से बचने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था सबको करनी पड़ेगी अगर बंदरों से बचानी है तो। मामा की होनी है मोल जान सा। हाँ अच्छा फोटो नहीं खा सकते। ये देखिए दोस्तों, तो अभी ऊपर चलते हैं और मुकुल से जो है बात करते हैं ऊपर जाके। तो दोस्तों अभी मैं हूँ ग्राम सभा नाग के धारे पे, जहाँ पे पानी है, मतलब धारा है, और यहीं पे मुकुल भाई का काम चल रहा है। और ये शानदार सी पेंटिंग आप देख सकते हो वॉल पे की गई है मुकुल के द्वारा। तो मुकुल मेरे सामने ही है। मुकुल, स्वागत है आपका हेलो गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे भी और सोमेश्वर घाटी में भी। शुक्रिया। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि सोमेश्वर घाटी आपको कैसी लगी? पहले भी आना हुआ था, पहली बार आ रहे हैं? सोमेश्वर में देखा जाए तो पहली दफ़ा आ रहा हूँ अभी, और काफ़ी सुंदर मेरे को यहाँ पे लग रहा है। बहुत प्यारी घाटी है, बहुत यहाँ पे देखने जैसे शेरा दिख रहा है, बीच में एक छोटी सी नदी बह रही है। तो ऑल ओवर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर है। तो मुकुल, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाई की है और क्या क्या पढ़ाई की है, वो सब आप बता दें अपना परिचय एक तरह से। मैं उत्तरकाशी से हूँ। उत्तरकाशी में चिन्याली शॉर्ट ब्लॉक है, तो वहाँ मेरा गांव है। गांव का नाम कांदला है। लेकिन मेरी जो एजुकेशन है उत्तरकाशी सिटी में ही हुई है। मेरा 12th साइंस बैकग्राउंड से था। उसके बाद मैंने फिर अपना आर्ट्स लिया। आर्ट्स में फिर मैंने बीए किया, उसके बाद बीएड, फिर मैंने मास्टर किया इसमें, और उसके बाद कंटिन्यू अपना जो ये वॉल पेंटिंग इसी को कर रहा हूँ। तो ये बताइए कैसे ये ख्याल आया कि आपको आर्ट में जाना है, क्योंकि आप बोल रहे साइंस बैकग्राउंड था, तो अचानक से माइंड कैसे मतलब उस तरफ गया, या फिर पहले से ही मन था? एक्चुअली क्या मतलब, मेरा वैसे बचपन से तो था मुझे कि पेंटिंग में इंटरेस्टेड था। मैं बचपन से कॉपियों पे तो बनाते रहता था, जैसे बच्चे होते हैं कुछ का चित्र बना दिया ऐसे, तो वो कंटिन्यू रहता था मेरा। फिर 12th में मतलब साइंस था, तो बायोलॉजी में भी कुछ वो डायग्राम मिलते हैं बनाने को, तो वो भी चलते रहता था। लेकिन एक बारी क्या हुआ कि जब कॉलेज मेरा हो गया था ये 12वीं वाला, तो उसके बाद जब हम पीजी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए थे। तो हालांकि मैं बीएससी में एडमिशन ले रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स मिस होने के कारण मैं जब घर से वापस आया तो ऐसा मूड सा चेंज हो गया कि छोड़ो यार बीए लेते हैं, आर्ट्स में मैं इंटरेस्टेड तो हुई तो वो लेते हैं। देन फिर उसके बाद वही पेंटिंग वाली जर्नी स्टार्ट। अच्छा, हमारे पहाड़ में क्या होता है कि कई लोग बचपन से अच्छी पेंटिंग करते हैं,
लेकिन एक समय बाद उनको लगता है कि यार आर्ट में कोई फ़ायदा नहीं है या फिर मतलब करियर नहीं है, करियर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे गांव में भी एक दो ऐसे बच्चे हैं जो कॉपी पे बढ़िया आर्ट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उसको वो कैसे मतलब एक तरह से करियर के तौर पे चूज़ करें। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत बच्चे क्या हैं कि BFA MFA कर लेते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है सक्सेस नहीं मिल रहा है, करियर नहीं बन रहा है। तो इसमें देखो दो सिचुएशन आती है। फिर आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, फ्रीलांसर काम करना है, तो हालांकि देखो आप एक साइड अपना एजुकेशन तो मत छोड़ो, चाहे आप BA MA करो, नॉर्मली करो, लेकिन मतलब ये नहीं कि तुम पेंटिंग कर रहे हो प्रैक्टिकली, मतलब फ्रीलांसर काम कर रहे हो वॉल पे चाहे कैनवस पे, लेकिन अपना पहले एजुकेशन अपना कंप्लीट करो। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में जाना है तो BFA वाले जैसे हैं वो TGT PGT हो गया है ना, सेंटर के एग्ज़ाम भी बहुत वो पेपर आते हैं, उनको क्वालिफाई करके गवर्नमेंट में जा सकते हो। और BA क्योंकि इस बार ही क्या है कि BFA MFA वालों ने जो LT का बेसिकली होता है वो नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स किया था कि B.Ed कंपलसरी है, तो उसमें BFA MFA वाले शायद रह गए थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई BA MA कर रहा है तो B.Ed कंपलसरी अगर गवर्नमेंट में जाना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम इस फ्रीलांसर इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस वाले फील्ड में मुझे लगता है बहुत मेहनत है, क्योंकि जो मेरा अपना 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे ही पता है। हालांकि मैंने ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही किए हैं, लेकिन जैसे पेमेंट काम तो कर दो, पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, और भी बहुत सारी सिचुएशन जैसे कभी बरसात है, धूप है, हम तो कंटिन्यू काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें फ्रीलांसर काम करना है एज अ वॉल आर्टिस्ट, तो हम लोग अपना कंटिन्यू काम चालू रखें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट अपने आसपास से स्टार्ट करें, देन धीरे धीरे तुम्हारी लाइजनिंग भी बनेंगे। अगर काम अच्छा होगा तो लोग बुलाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फ्यूचर है इसमें, ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं है। तो मुकुल जी, मैं आपको देखता हूँ कि जो आपकी पेंटिंग्स होती है नॉर्मली कल्चर बेस्ड होती हैं, जैसे पुराने पारंपरिक घर हैं या फिर पहनावा है हमारे पहाड़ का, उस पर होता है। तो आप कितना ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को जब इधर उधर घूमते हैं कि अगली, जैसे आपका हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ नयापन तो आपको चाहिए होता है, तो कितना आप ऑब्जर्वेशन कितना ज़रूरी होता है? ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, जैसे मैं आपसे यहाँ पे मिला हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस घाटी के बारे में। और जैसे हालांकि मैं सोमेश्वर में पहली बार ही आया हूँ, तो यहाँ की जो नेचर ब्यूटी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ लैंडस्केप खींच के ले गए हैं, तो मुझे लगता है जो मेरे आगे की दीवारें होंगी उनमें मैं इसको कुछ उतार सकता हूँ। अभी द्वाराहाट लास्ट टाइम गया था तो वहाँ कुछ ऐसी बाखलियाँ बनी थी पुरानी, जो मैं क्लिक करके लाया हूँ और उनको मैं बनाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे नई नई जगहों से सीखने को मिलती है। जैसे द्वाराहाट में अलग है ना, फिर मैं सोमेश्वर में आता हूँ तो यहाँ थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, चाहे नेचुरल ब्यूटी हो या फिर थोड़ा बोलचाल की भाषा में भी थोड़ी बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वो हर जगह ही होता है। अभी मैं अल्मोड़ा गया तो वहाँ कुछ और मुझे सीखने को मिला। तो ये है कि मुझे उत्तराखंड में जितना विजिट करता हूँ मुझे नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई लोग मिलते हैं, और मुझे लगता है कि मैं अपनी दीवारों पर वही उतारता भी हूँ थोड़ी बहुत। तो वॉल पेंटिंग में कैसा फ्यूचर है? और अगर गवर्नमेंट के साथ आप बोल रहे हो कि काम करते हूँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, तो कैसे आप उन तक पहुँचते हैं? सबसे बड़ी बात तो पहुँचना है। हाँ, एक्चुअली देखो, जब मैंने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मतलब कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जो भी वाला आर्टिस्ट है, तो मैंने अपनी सिटी में 2-4 पेंटिंग्स की थी। फिर वहाँ के जो कुछ प्रशासन है उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मुझे 1-2 प्रोजेक्ट दिए। उसके बाद जैसे फिर कोई उत्तरकाशी आया, उन्होंने मेरा काम देखा, तो फिर डायरेक्टली उन्होंने मुझे DM किया इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में कि हमको करवाना है काम। तो देन धीरे धीरे फिर वो लिंक बन जाते हैं कि भाई मैं मुकुल ने अभी रुद्रप्रयाग में काम कर दिया, फिर रुद्रप्रयाग में किसी ने काम देख लिया तो अल्मोड़ा बुला दिया, फिर चंपावत, तो वो चेन से बन जाती है। फिर उसके साथ ये कि हमें अपने काम को भी फिर उस तरीके से निखारना पड़ता है कि भाई काम हमारा उस लेवल का हो कि लोग हमें बुलाएं। तो ये धीरे धीरे चेन बनती जाती है, तो फिर ये कंटिन्यू हो जाता है। तो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा असर होता है इस चीज़ को फैलाने में। तो सोशल मीडिया को आप किस तरह से मतलब एक सहयोग के तौर पे लेते हैं सोशल मीडिया को, वो आप बताएं उसके बारे में। सोशल मीडिया मुझे लगता है आजकल एक बहुत बड़ी पावर है, और वो हर किसी के लिए बहुत बड़ी पावर है। ब्लॉगर हो, आर्टिस्ट किसी भी फॉर्म का हो, डांस, पेंटिंग या सिंगिंग। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक पेज भी इंस्टाग्राम में उत्तराखंड कल्चर करके अभी 1 साल ही हुआ है, उसमें 20-25 हज़ार फॉलोवर हैं। लेकिन उससे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मुझे लगता है आज पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं मतलब कुछ ही लोग होंगे जो मेरी पेंटिंग्स नहीं देखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उन पेंटिंग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, और मेरे को प्रोजेक्ट के लिए भी कॉल मैसेज आते हैं। तो वो सोशल मीडिया के द्वारा ही संभव है। सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मेरा काम शायद इतना ज़्यादा फैलता। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को काफ़ी काम भी मिलता है और लोग मेरे काम को काफ़ी पसंद भी करते हैं।
कई बार आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आती होंगी कि काम तो आपको मिल रहा है लेकिन जो काम का दाम है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जब एक आम इंसान देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि इसके पीछे टाइम कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है और कितनी बारीक इसमें कला होती है। तो फिर कैसे डील करते हैं जब सपोज करो किसी 15,000 का काम है, 20,000 का काम है और वो सोच रहे हैं आप 2-4 हज़ार में कर लो, तो एक आपको हंसी भी आती होगी, लेकिन कैसे डील करते हैं आप इस चीज़ से? हाँ, ये होता है, काफ़ी बारी होता है, आपने सही कहा। क्योंकि जैसे कोई 20,000 का काम है भाई वो कहता है 4,000 ही दे पाऊँगा। तो अगर मुझे लगता है यार कि बाय द वे अगर मुझे लगता है मेरे उसमें कलर्स 1000-1500 के लगते हैं तो शायद मैं सोचूं कि यार कर भी दूं, या फिर कोई जान पहचान का हूँ, कोई बहुत ज़्यादा अपने क्लोज हो तो मैं कर दूं। लेकिन हालांकि इतना कम में तो नहीं हो पाएगा, मैं बोलता यार कि नहीं हो पाएगा, हमारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये काफ़ी रहता है कि बहुत लोगों को लगता है कि पेंटिंग क्या है यार, मतलब बनाओ बन तो जाएगा लेकिन उसके पीछे मेहनत, इतने सालों की मेहनत है। अब तो कलर्स भी काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं, तो वो हर कोई समझता नहीं उस चीज़ को। वो ना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं तो वो समझते हैं यार ये तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब उनको प्राइस पता चलता है वो थोड़ा टूट से जाते हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपकी पेंटिंग दर्शकों को दिखाता हूँ और आप भी कुछ इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों ये जो पेंटिंग फ़िलहाल नाग के गांव में इन्होंने बना रखी है, आप देखिए इसमें क्योंकि यहाँ पे धारा है तो धारे और इस पेंटिंग में आप जुड़ाव भी देख सकते हैं। गगरी ऊपर रखी है जो महिला है उसने, और बढ़िया पारंपरिक ड्रेस पहनी। तो कुछ बताइए इस पेंटिंग के बारे में, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली या फिर कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो भाई साहब हैं आनंद जी, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मुकुल धारे के पास में पेंटिंग बनाना। तो हमने जो पेंटिंग बनाई, तो देख सकते हैं जब नई नई शादी होती है, दुल्हन रहते हैं ना, तो बेसिकली धारा पूजन होता है हमारे उत्तराखंड में। तो ये उसी का ही एक छोटा सा पिक्चर है। वो धारा पूजन जाके गगरी लेके नौले में गई है और उन्होंने पानी भरा है, सर के ऊपर रखा है, और पूरी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जैसे नथ है, मानटिका है और गुलबंद है, पिछौड़ी पहनी हुई है। तो ये पूरा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा है जो बेसिकली आमतौर पर हम किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों में पहनते हैं। सही कहा आपने। जब पहली बार शादी होती है, शादी के बाद जब जो मुकुट भी हम यहाँ पे रखते हैं धारे में, तो इसी तरह से वो शंख बजाते हुए आते हैं। तो बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व किया। तो वही मैं कह रहा था कि आप ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। वो भाई कहाँ से हैं, वो कहाँ से जुड़े हैं? साथ में एक मेरे जो साथी चित्रकार हैं, इनका नाम है विपिन बोरा, चंपावत से BFA पास आउट है, अल्मोड़ा से, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और इस सामने पे अभी जो नौला है बेसिकली हमारा पूजन का स्थान होता है, तो इसमें गणेश जी और एक साइड लक्ष्मी जी बन रही हैं, और बीच में उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता है, जैसे क्षीर सागर में वो शेष सैया पे होते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो रहा है। बहुत बढ़िया, मैं दिखाता हूँ लोगों को भी। तो दोस्तों यहाँ पे गणेश जी का और विष्णु जी की एक तरह से प्रतिमा, एक तरह से चित्र अंकित किया जा रहा है। जो छोटे भाई हैं हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन बोरा है। तो विपिन भाई कहाँ से हो? मैं चंपावत से हूँ। चंपावत से दोस्तों विपिन है। और कैसे ये प्रोजेक्ट आपने लिया है, बहुत दूर आ गए आप? मेरा पहली बार है वैसे प्रोजेक्ट, पहली बार काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार काम करने में। तो मुकुल भाई से कैसा परिचय है आपका, कैसे इनको फेसबुक के द्वारा इनके जीमेल के मेल किया था, तो उसकी वजह से भेंट हुई थी उनसे। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? और पढ़ाई मैंने अल्मोड़ा से की है, SSJ कैंपस से। हाँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका। तो अभी आप काम करना जो है शुरू कर चुके हैं, एक तरह से फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो धारा है उसके ऊपर विष्णु जी की एक तरह से चित्र, विष्णु जी का जो है चित्र बनाया जाता है, जो शीर्षया में विष्णु जी रहते हैं, मतलब नीचे पानी में। तो इस तरह का यहाँ पे चित्र अंकित किया जा रहा है भाई के द्वारा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और ये ताई जी आई हैं अपने नातिया को लेके, ये देखिए वो भी बात कर रहे हैं पेंटर से। तो फिलहाल गांव भी काफ़ी अच्छा है और ऊपर एक आम का भी पेड़ दिख रहा है। नॉर्मली सोमेश्वर घाटी में आम का पेड़ देखने को कम ही मिलता है, कहीं पे मिलता है। तो काफ़ी सुंदर आम का पेड़ है और ऊपर चीड़ तो कॉमन है ही। ये देखिए सुंदर जगह है। तो दोस्तों ये थे मुकुल जी। मुकुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार मेरे चैनल पे आने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, एक बार आप लास्ट में बता दें, फिर इसके बाद हम भी चलते हैं अपने घर को, आप अपना काम करिए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और सोमेश्वर में आके। तो मैं दर्शकों को बोलूँगा, सोमेश्वर घाटी करके पेज है शायद आपका, है ना? तो सोमेश्वर घाटी करके भाई साहब का पेज है, और गाँव वाला करके चैनल, और गांव वाला करके इनका यूट्यूब में चैनल है। आप ज़रूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इनका इंस्टाग्राम फेसबुक में भी पेज होगा, उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको अगर सोमेश्वर उत्तराखंड की सुंदरता देखनी है तो ज़रूर आप उस पेज को फॉलो करें, उसमें नए ब्लॉग्स देखिए। और अच्छा लगा यहाँ पे, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मुकुल भाई। और फिलहाल हम नाग से आ गए हैं अपने गांव की ओर, यानी कि लदुला की ओर। तो नाग गांव की आपने एक हल्की सी झलकी देखी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और मुकुल भाई से जो मैंने बातचीत की वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से एक और वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम,
टाटा, धन्यवाद।